हेलो दोस्तों, रामपाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम छठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटना लेकर आए हैं। सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत की राजनीतिक दशा क्या थी। सिकंदर के आक्रमण को पढ़ने से पहले हमें उस समय की राजनीतिक दशा का ज्ञान पूरी तरह से होना चाहिए। उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी। सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था। उसके भारत पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य क्या थे। उस समय भारत की राजनीतिक शक्ति किस प्रकार की थी, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, इसके बारे में हम जानेंगे। और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए। तो हम जानते हैं आज सिकंदर के आक्रमण से पूर्व भारत की राजनीतिक दशा। सिकंदर से आक्रमण को याद करने से पहले हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति को जान लेना बहुत आवश्यक है। उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय 16 महाजनपदों में बटी हुई थी, जो इस प्रकार से है। भारत की राजनीतिक शक्ति 16 महाजनपदों में विभक्त थी, जिसमें पहला है अंग। ये 16 महाजनपद हैं। 16 महाजनपदों में पूरे भारत की शक्तियाँ थीं। पूरा भारत हमारा 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, यानी कि अपनी अपनी शक्ति बढ़ाते थे, अपने अपने क्षेत्र और अपनी अपनी सीमा विस्तार करना चाहते थे। और इसी के कारण ये आपस में युद्ध और लड़ते झगड़ते रहते थे। हिंदी में एक मुहावरा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसी प्रकार की शासन प्रणाली छठी शताब्दी ईसा पूर्व में थी। अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करके निर्बल राजाओं को परास्त करके उनकी सीमा को अपने सीमा क्षेत्र में मिला लेते थे। तो हम जानते हैं कि 16 महाजनपद वे कौन कौन से हैं। पहला है अंग, दूसरा है मगध, तीसरा है काशी, चौथा है कौशल, पांचवा है बज्जी, छठवां है मल्ल, सातवां है चेदी, आठवां है वर्ष, 9 कुरु, 10 पांचाल, 11 मत्स्य, 12 शूरसेन, 13 अवंती, 14 अशशक या अशमक, 15 है गांधार और 16 है कम्बोज। ये 16 महाजनपदों में भारत की शक्ति विभाजित थी। इनमें उस समय के शक्तिशाली महाजनपद कौन कौन से थे। उस समय के शक्तिशाली ये हो गए हैं मगध, कौशल, वर्ष और अवंती। ये 4 महाजनपद थे। ये उस समय के बहुत शक्तिशाली जो महाजनपद थे। इन्होंने उस समय अपनी अपनी सीमा का विस्तार कर लिया था और अपनी अपनी शक्ति को बहुत ही बड़ा चढ़ा लिया था। और जिसमें मगध यह एक साम्राज्यवादी शासक था। यह अपने आसपास के कमज़ोर शासकों को परास्त करके उनकी सीमा को अपने क्षेत्र में मिला लेता था और उनके सैनिक को, उनके शासक को अपने अधीन कर लेता था। इसी प्रकार से इन्होंने अपनी अपनी सीमाएं उस समय बहुत बड़ा चढ़ा ली थी और इनकी सीमा, इनकी शक्ति चरम सीमा पर पहुंच गई थी। और उस समय के गणराज्य और महात्मा बुद्ध के समय में 10 गणराज्य थे। उस समय गणराज्य और राजतंत्र दोनों व्यवस्थाएं प्रचलित थी। गणराज्य को जिसमें शासक जनता चुनती थी उसे गणराज्य कहते हैं, जिसमें एक समुदाय अपने राजा को
चयन करता है या चुनता है। और राजतंत्र में तानाशाही और राजतंत्र में राजा का ही आदेश चलता था, यानी कि पदेन राजा होते थे, यानी कि उनके पिता राजा हैं तो उनके बाद उनका पुत्र राजा होता है, उनके बाद उनका पुत्र राजा होता है, या फिर उन पर आक्रमण करके कोई भी शासक या कोई भी राजा उन्हें जीत लेता है तो वहाँ के राजा वे बन जाते हैं। इस प्रकार से राजतंत्र और गणतंत्र दोनों चलते थे। तो उस समय गणतंत्र के भी 10 भाग थे। गणतंत्र 10 भागों में विभक्त, जैसे पहला है शाक, दूसरा है कोलिया, तीसरा है मौर्या, चौथा है मल्ल कुशीनारा के, पांचवा है मल्ल पावा के, छठवां है बुली, सातवां है लिच्छवी और आठवां है विदेह, नौवां है माघ और 10वां है कालाम इत्यादि। उस समय गणराज और राजतंत्र में ये दोनों आपस में विद्रोह करते रहते थे, अपनी सीमा बढ़ाने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते थे। और राजतंत्र थे जो वे अपनी सीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किसी भी कारण की, किसी भी उद्देश्य की, किसी भी गलती के, किसी भी शासक पर यह युद्ध कर देते थे और उसे परास्त करके उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया करते थे और उसके शासक को अपना गुलाम या अपने अधीनस्थ में कार्य करने के लिए छोड़ देते थे। इस प्रकार की शासन व्यवस्था थी। और सिकंदर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में पोरस के राजा पुरु पर पहला आक्रमण किया था। इस प्रकार से क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिकंदर ने भारत पर किस सन में आक्रमण किया था। तो हम लिख सकते हैं कि 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने